नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का भी शुभारंभ करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी की चीन यात्रा की सराहना की। इसे वैश्विक मंच पर भारत की कूटनीतिक उपस्थिति मजबूत करने वाला महत्वपूर्ण कदम बताया। डीजीसीए ने भारत की पहली ग्राउंड हैंडलिंग ऑपरेशंस कंपनी एयर इंडिया सेट्स को सुरक्षा मंजूरी दी। पंजाब के 12 जिले भीषण बाढ़ से प्रभावित, 29 की मौत और लगभग 1 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को नुकसान। केंद्र सरकार ने राज्य को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। मौसम विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और भारत अगस्त 2026 में 17 वर्ष बाद बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन करेंगे। ये 3 दिवसीय सम्मेलन देश में एक मजबूत और टिकाऊ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने पर केंद्रित होगा। इसमें सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम की प्रगति, विनिर्माण, अनुसंधान और विकास तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नवाचार, निवेश के अवसर, राज्य स्तरीय नीति कार्यान्वयन संबंधी विषयों पर सत्र आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री कल सीईओ गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लेंगे। एक रिपोर्ट। इस सम्मेलन में 20,000 से अधिक प्रतिभागी भाग लेंगे, जिनमें 48 से अधिक देशों के 2,500 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हैं। इसमें 6 देशों की गोलमेज चर्चाएं, देशों के मंडप और नवाचारों के विकास के लिए समर्पित मंडप भी शामिल होंगे। कार्यक्रम में डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के अंतर्गत पहलों, नवाचारों के विकास, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और भारत के सेमी कंडक्टर क्षेत्र के लिए भविष्य की योजना पर चर्चा होगी। दुनिया भर में आयोजित सेमिकॉन सम्मेलन का उद्देश्य सेमी कंडक्टर क्षेत्र में तकनीकी प्रगति के साथ विभिन्न देशों की सेमी कंडक्टर इकोसिस्टम को मजबूत करने की नीतियों को बढ़ावा देना है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का भी शुभारंभ करेंगे। इस पहल से ग्रामीण महिलाओं में उद्यमिता विकास को बल मिलने और समुदाय आधारित उद्यमों के विकास में तेजी आने की संभावना है। प्रधानमंत्री इस अवसर पर संस्था के बैंक खाते में 105 करोड़ रुपए भी हस्तांतरित करेंगे। पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से संचालित इस प्रणाली से जीविका दीदियों के बैंक खातों में सीधे, तेज और अधिक पारदर्शी तरीके से धनराशि का हस्तांतरण सुनिश्चित होगा। इसे सुगम बनाने के लिए 12,000 सामुदायिक कार्यकर्ताओं को टैबलेट प्रदान किए जा रहे हैं। समूचे बिहार से लगभग 20 लाख महिलाएं इस कार्यक्रम में भाग लेंगी। पल्लवी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जसपाल कौर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा की सराहना करते हुए इसे विश्व पटल पर भारत की कूटनीतिक और रणनीतिक उपस्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। श्री सिंह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री की सफल चीन यात्रा उनके कूटनीतिक कौशल और भू राजनीतिक परिस्थितियों को नया रूप देने और पुनः संतुलित करने की भारत की क्षमता का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा ने शंघाई सहयोग संगठन के साथ भारत के संबंधों को मजबूत किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को उनकी सफल चीन यात्रा के लिए बधाई दी। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग आज शाम 3 दिन की भारत यात्रा पर आएंगे। श्री वोंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और भारतीय उद्योगपतियों और व्यापारियों के साथ बातचीत करेंगे। एक रिपोर्ट। इस यात्रा के दौरान कौशल विकास, वित्त और डिजिटल, नागरिक उड्डयन, अंतरिक्ष और नौवहन क्षेत्र में सहयोग सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है। श्री मोदी और श्री वोंग पिछले साल सितंबर में सिंगापुर में हुई बैठक में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने पर सहमत हुए थे। श्री वोंग का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भी भेंट करने का कार्यक्रम है। पिछले महीने भारत और सिंगापुर ने मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन के तीसरे दौर का आयोजन किया था। उस दौरान उप प्रधानमंत्री गान किम योंग के नेतृत्व में सिंगापुर का एक प्रतिनिधिमंडल भारत आया था। सिंगापुर दक्षिण पूर्व एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। पिछले वित्तीय वर्ष में दोनों देशों के बीच 34.27 अरब अमेरिकी डॉलर का व्यापार हुआ। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
जर्मनी के विदेश मंत्री योहान डाविड वाडेफुल भारत की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर आज सुबह बेंगलुरु पहुंचे। श्री वाडेफुल आज दिल्ली रवाना होने से पहले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का दौरा करेंगे। वे कल नई दिल्ली में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और जल जीवन मिशन से देश में स्थायी स्वच्छता और जल सुरक्षा को बढ़ावा मिल रहा है। कल नई दिल्ली में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पर आयोजित गोलमेज सम्मेलन में श्री पाटिल ने सामूहिक उपलब्धियों की सराहना की और नवाचार, अपशिष्ट से ऊर्जा और जलवायु अनुकूल स्वच्छता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल से स्वच्छ जल मिल रहा है। श्री पाटिल ने कहा कि खुले में शौच मुक्त प्लस मॉडल ग्रामीण परिवारों के जीवन की गुणवत्ता, स्वास्थ्य और सम्मान को दर्शाता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने भारत की पहली ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी एयर इंडिया SATS एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड AISATS को सुरक्षा मंजूरी प्रदान की है। इसके साथ ही भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में मलेशिया के बाद ICAO के दिशा निर्देशों के अनुसार इस तरह के व्यापक ढांचे को लागू करने वाला दूसरा देश बन गया है। DGCA ने कहा है कि ये कदम सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों को मजबूत बनाने और पूरे भारत में ग्राउंड हैंडलिंग संचालन में निगरानी बढ़ाने की प्रतिबद्धता को पुष्ट करता है। देश के कई राज्यों में तेज बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। पंजाब में आई भीषण बाढ़ से पिछले महीने से अब तक 29 लोगों की मौत हुई है। ये मौतें बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित 12 जिलों में हुई है। सीमावर्ती पठानकोट जिले में सबसे ज्यादा 6 मृत्यु हुई हैं और 3 लोगों के लापता होने की खबर है। हमारे जालंधर संवाददाता ने बताया है कि 2,46,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, जिनमें से लगभग 1,45,000 लोग गुरदासपुर से हैं। 15,600 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। बाढ़ से हजारों एकड़ कृषि भूमि प्रभावित हुई है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। मौसम विज्ञानी पवनीत कौर केंगरा के अनुसार लगातार हो रही बारिश ने राज्य में पिछले 55 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ा है। हजारों एकड़ जमीन जलमग्न हो गई है। गुरदासपुर, अमृतसर, फाजिलका, फिरोजपुर, पठानकोट, होशियारपुर, कपूरथला और तरन तारण के अलावा घग्गर, टांगड़ी और मारकंडा नदियों के उफान पर होने और रोपड़ से पानी छोड़े जाने के कारण पटियाला और जलंधर भी प्रभावित हुए हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने संकट की इस घड़ी से प्रभावितों को उभारने के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से फोन पर बातचीत की और पंजाब में बारिश और बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली। सरकारी सूत्रों के अनुसार चीन से दिल्ली पहुंचने के तुरंत बाद श्री मोदी ने भगवंत मान से बातचीत की और राज्य को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। हिमाचल प्रदेश में भी मानसून पूरी तरह सक्रिय है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में भूस्खलन के कारण 4 राष्ट्रीय राजमार्गों सहित कुल 1,277 सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हैं। प्रदेश के अनेक भागों में आज भी भारी बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और मौसम विभाग ने आगामी 7 सितंबर तक राज्य में मानसून के सक्रिय बने रहने की संभावना जताई है। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए प्रदेश भर में आज लगातार दूसरे दिन भी सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। वहीं विश्व धरोहर कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर जगह जगह हुए भूस्खलन के कारण 5 सितंबर तक सभी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। हिमाचल में वर्ष 1948 के बाद अगस्त महीने में दूसरी बार सबसे ज्यादा 434 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। प्रभा शर्मा, आकाशवाणी समाचार, शिमला। उधर उत्तराखंड से हमारे संवाददाता ने बताया है कि अधिकांश हिस्सों में लगातार हो रही बारिश से सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए हरिद्वार को छोड़कर राज्य के सभी जिलों में स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में आज अवकाश घोषित किया गया है। उत्तराखंड आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया है कि सुरक्षा के मद्देनजर सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं और प्रशासनिक अधिकारी लगातार स्थिति पर निगरानी बनाए हुए हैं। जल भराव से बचने के लिए हम लोगों ने बैठक लिया था। सबको जो आवश्यक कदम उठाने के लिए निर्देश दिए गए थे उसमें नाव
नाव की व्यवस्था, राफ्ट की व्यवस्था, जल पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की तैनाती सबके लिए बता दिया गया था। फिलहाल बरसात अगस्त के मुकाबले ज्यादा होने की संभावना है सितंबर माह में, उसको देखते हुए बहुत अधिक अलर्ट रहने की आवश्यकता है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। वहीं जम्मू में कल रात से लगातार भारी बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने आज भी तेज बारिश का अनुमान जताया है। एक रिपोर्ट। स्थानीय मौसम विभाग ने आज केंद्र शासित प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है, जिससे अधिकारियों के अनुसार कई संवेदनशील स्थानों पर बादल फटने, अचानक बाढ़, भूस्खलन, मिट्टी धंसने और पत्थर गिरने जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। मौसम विभाग ने अपने ताज़ा परामर्श में आज जम्मू कश्मीर के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की भी संभावना व्यक्त की है। कठुआ, जम्मू, उधमपुर और रियासी में तेज बारिश होने की संभावना है। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उड़ीसा, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। पूर्वी अफगानिस्तान में आए शक्तिशाली भूकंप में मृतकों की संख्या 800 से अधिक हो गई है और 2000 लोग घायल हुए हैं। मलबे में लोगों के दबे होने की आशंका के कारण मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल। जी फरहत, खेलों की दुनिया में सबसे पहले शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप अगले वर्ष अगस्त महीने में नई दिल्ली में आयोजित होगी। बैडमिंटन विश्व महासंघ BWF ने कल पेरिस में 2025 चैंपियनशिप के समापन समारोह में ये घोषणा की। ये प्रतियोगिता 17 वर्ष बाद भारत और 4 साल बाद एशिया में आयोजित हो रही है। वर्ष 2009 में ये प्रतियोगिता हैदराबाद में आयोजित की गई थी। और हॉकी में भारत ने कल शाम बिहार के राजगीर में पुरुष एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप में कजाकिस्तान को 15-0 के बड़े अंतर से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। इस जीत के साथ भारत पूल ए में 9 अंकों के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर काबिज है। फरहत, अगर बात करें क्रिकेट की तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने महिला विश्व कप की इनामी राशि का ऐलान कर दिया है। टूर्नामेंट की इनामी राशि $13.88 मिलियन यानी करीब 122 करोड़ रुपए तय की गई है। 30 सितंबर से शुरू होने जा रहे महिला विश्व कप की इनामी राशि में करीब 297% से अधिक का इजाफा किया गया है। ये टूर्नामेंट 30 सितंबर से 2 नवंबर के बीच भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा। भारतीय महिला टीम अपने अभियान की शुरुआत 30 सितंबर को गुवाहाटी में श्रीलंका के खिलाफ करेगी। इसके बाद 5 अक्टूबर को भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। इसके अलावा अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में नाओमी ओसाका ने कोको गॉफ को हराकर महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में ओसाका का सामना चेक गणराज्य की कैरोलिना मुचोवा से होगा। पुरुष सिंगल्स में फेलिक्स आगर अलियासीमे ने एंड्री रूबलेव को सीधे सेटों में हराया। ऑगर अलियासीमे अंतिम 8 में ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मिनोर से खेलेंगे। क्वार्टर फाइनल में कल नोवाक जोकोविच का सामना टेलर फिट्ज से होगा। जी फरहत, खेलों की दुनिया से बस आज इतना ही। धन्यवाद मुकेश। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज। धन्यवाद फरहत। चीन में एससीओ शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी बनी है। दैनिक भास्कर लिखता है, पीएम मोदी ने चीन में दिखाई भारत की ताकत, जनसत्ता ने प्रधानमंत्री के शब्द प्रकाशित किए हैं। पहलगाम हमला सभी के लिए चुनौती, आतंकवाद पर दोहरा रवैया अस्वीकार्य। वहीं अमर उजाला सहित कई समाचार पत्रों ने अफगानिस्तान में भूकंप से मची तबाही की तस्वीरें सचित्र प्रकाशित की हैं। पत्र लिखता है, अफगानिस्तान में भूकंप से तबाही, 800 लोगों की मौत, 2500 से अधिक घायल। भारत ने 1000 परिवारों के लिए भेजे टेंट, खाद्य सामग्री भी। पहाड़ों पर वर्षा से उफनाई यमुना, दिल्ली में अलर्ट, आज 206 मीटर के पार जा सकता है जल स्तर। दैनिक जागरण की खबर है। नवभारत टाइम्स लिखता है, दिल्ली की दहलीज पर बाढ़, टूटे सारे रिकॉर्ड, राहत शिविर तैयार। सोना चांदी आम लोगों की पहुंच से दूर, शेयर बाजार में लौटी तेजी। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का भी शुभारंभ करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी की चीन यात्रा की सराहना की। इसे वैश्विक मंच पर भारत की कूटनीतिक उपस्थिति मजबूत करने वाला महत्वपूर्ण कदम बताया। डीजीसीए ने भारत की पहली ग्राउंड हैंडलिंग ऑपरेशंस कंपनी एयर इंडिया सेट्स को सुरक्षा मंजूरी दी। मौसम विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।